हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। और विद्यापीठ आप सभी के समक्ष बिहार के इतिहास से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष को लेकर उपस्थित है, जो सर्व उपयोगी है। बिहार के में होने वाले एग्जाम्स के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और भारत स्तर पर जो एग्जाम होते हैं वहाँ भी प्रमुखता से पूछे जाते हैं इस टॉपिक से प्रश्न। हम सभी जानते हैं कि एक्चुअली प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो बिहार का ही इतिहास है। हम सभी जानते हैं कि भारत का पहला सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य यहीं का था, यहीं से पूरे भारत पर वह शासन करता था। उसके राजनीति का केंद्र पाटलिपुत्र ही था, और ये पाटलिपुत्र भारत के प्रथम साम्राज्य यानी मौर्य साम्राज्य के राजनीति का केंद्र था। तो यह दोनों दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बिहार के इतिहास के दृष्टि से और भारत के इतिहास के दृष्टि से। तो आज हम लोग जिस बिंदु की चर्चा करेंगे बिहार के इतिहास से संबंधित, वह है मेगास्थनीज का विवरण पाटलिपुत्र के संबंध में या मौर्य प्रशासन के संदर्भ में। तो चूँकि बिहार के संदर्भ में हम लोग इसको पढ़ रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा इलेबोरेटेड वे में पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ बीपीएससी में पीटी में डीप में जा कर के रीजनल हिस्ट्री के रूप में इसको पूछता है, और टिप्पणी में भी पूछता है कि पाटलिपुत्र के संदर्भ में या मौर्य प्रशासन के संदर्भ में मेगास्थनीज के विवरण को प्रस्तुत करें। तो जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके सॉल्व होंगे, और इतने कंटेंट को लेकर बीपीएससी विद्यापीठ आपके समक्ष आया है। और सबसे पहले परिचय। एक्चुअली मेगास्थनीज भारत आने वाला पहला राजदूत था। हम सभी जानते हैं कि भारत का पहला राजनयिक संबंध डिप्लोमेटिक रिलेशन यूनान से स्थापित हुआ, क्योंकि भारत में पहला राजदूत अगर कहीं से आया तो वह यूनान से ही आया, और यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, और 304 से 299 ईसा पूर्व तक भारत में रहा और भारत का भ्रमण किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, जो मेगास्थनीज द्वारा दिए गए विवरण का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। वैसे ये बात हम सभी जानते हैं कि इंडिका अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, परंतु उसके जो संबंधित विद्वान या उसके जो अध्येता विद्वान थे, इन्होंने अपने विवरणों में जगह जगह, अपनी पुस्तकों में जगह जगह इंडिका में कही गई बातों को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया है। तो उन्हीं उदाहरणों का जो कलेक्शन है उसी के आधार पर ये जानकारी मिलती है कि इंडिका में मेगास्थनीज ने मौर्य प्रशासन, मौर्यकालीन समाज, मौर्यकालीन स्त्री की स्थिति, मौर्यकालीन सेना आदि के बारे में क्या कहा। और ये जो विद्वान हैं जिनकी रचनाओं में मेगास्थनीज के इंडिका का उदाहरण मिलता है, उनमें स्ट्रैबो, प्लिनी, डायोडोरस, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण यूनानी लेखक थे, जिन्होंने अपने पुस्तक में इंडिका से संबंधित तथ्यों का उदाहरण दिया है, विवरण दिया है। और उसी के आधार पर हम लोग इंडिका से संबंधित, इंडिका में लिखे गए पाटलिपुत्र के इतिहास को तैयार करते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक्चुअली मेगास्थनीज का जो विवरण है पाटलिपुत्र के संदर्भ में, उसमें दो तरह के विचार हैं। कुछ विद्वान का कहना है कि मेगास्थनीज ने वास्तविक विवरण नहीं दिया है पाटलिपुत्र का या मौर्य प्रशासन का, क्योंकि इसमें सबसे प्रमुख विद्वान है जौली, और जौली साहब का कहना है कि एक्चुअली मेगास्थनीज को भारतीय समाज को ठीक से समझा नहीं, वह यूनानी था, भारतीय समाज के बारे में उसके पास जानकारी थी नहीं, और उसने पूरे भारत का भ्रमण भी नहीं किया। इसने केवल पंजाब, यह केवल पंजाब और पाटलिपुत्र तक ही सीमित रहा, दो ही जगह यह रहा। तो पूरे भारत में यह भ्रमण नहीं किया, तो पूरे भारतीय समाज की जानकारी नहीं थी, इसीलिए इसके द्वारा कहे गए विवरणों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये भ्रामक है, दिए गए विवरण भ्रामक है।
लेकिन दूसरी तरफ प्राचीन भारतीय इतिहास के बहुत बड़े अध्येता और लेखक विंसेंट स्मिथ ने मेगास्थनीज के विवरण में विश्वास व्यक्त किया है और कहा है कि निश्चित रूप से मेगास्थनीज भारतीय समाज को पूरी तरह से नहीं समझ पाया, लेकिन जितनी बातों को उसने समझा है और जिसका विवरण दिया है वो ऑथेंटिक है, वो सटीक है, वो विश्वास योग्य है। तो मेगास्थनीज के विवरण के अनुसार मेगास्थनीज के विवरण पर दो तरह के मत हैं, पक्ष में और विपक्ष में। जैसे जॉली नामक विद्वान ने इसके विपक्ष में अपना विचार दिया है और विंसेंट स्मिथ ने इसके विवरण को स्वीकार किया है या इसके पक्ष में अपना विचार दिया है। वैसे अधिकांश विद्वान इसके विचार को सही ही मानते हैं और सबसे बड़ी बात है कि निष्पक्ष मानते हैं, क्योंकि यह विदेशी था, इसको किसी से लगाव नहीं था। जितने भी विवरण दिए हैं उसके आधार पर सबसे पहले देखें कि भौगोलिक स्थिति। तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत की पहले भौगोलिक स्थिति या भारत की भौगोलिक सीमा का विवरण दिया है और इसमें इसने कहा है कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण तथा पूर्व में समुद्र और पश्चिम में सिंधु, गंगा, सोन आदि नदियां प्रवाहित करती हैं। एक सीमा के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेगास्थनीज ने भारत की सीमा में किन किन चीज़ों का उल्लेख किया है भौगोलिक सीमा में। तो मेगास्थनीज के अनुसार भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण तथा पूर्व में समुद्र और पश्चिम में सिंधु, गंगा और सोन नदियां प्रवाहित होती हैं। और इसने भारत की जलवायु तथा ऋतुओं का भी विशेष रूप से विवरण दिया है। तो इसने सबसे पहले अपने पुस्तक में भारत की भौगोलिक स्थिति का विवरण दिया है। इसके बाद पाटलिपुत्र तथा राजप्रासाद, जहाँ जहाँ जिस जिस टॉपिक पर क्वेश्चंस को फोकस किए जाते हैं उन्हीं से रिलेटेड टॉपिक्स का हम लोग डिस्कशन करते हैं। और पाटलिपुत्र तथा राजप्रासाद मैंने राजभवन, तो इसने पाटलिपुत्र के संदर्भ में सबसे पहली बात समझें कि चूँकि मेगास्थनीज यूनानी था, वो भारतीय नाम ठीक से नहीं ले पाता था, तो मेगास्थनीज ने अपने विवरण में जगह जगह पोलीबोथरा और सेंड्रोकोट शब्द का प्रयोग किया है। इंडिका में जगह जगह पोलीबोथरा और सेंड्रोकोट शब्द का प्रयोग है। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है ये, यहाँ पर काफी प्रमुखता से प्रश्न पूछे जाते हैं। पोलीबोथरा और सेंड्रोकोट शब्द का प्रयोग किया है। अब ये पोलीबोथरा क्या है, सेंड्रोकोट क्या है, किसको इसने सेंड्रोकोट कहा, किसको पोलीबोथरा कहा, इस संदर्भ में आगे आकर के एक बहुत बड़े विद्वान ने अपना शोध अध्ययन प्रस्तुत किया जिनका नाम है विलियम जोन्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राचीन भारत के संदर्भ में इनके शोध बड़े उपयोगी हैं और विलियम जोन्स ने ही पहली बार अपने शोध में प्रस्तुत किया कि मेगास्थनीज ने जो जगह जगह पोलीबोथरा शब्द का प्रयोग किया है और सेंड्रोकोट कोर्स शब्द का प्रयोग किया है, यह पोलीबोथरा पाटलिपुत्र के लिए आया है और सेंड्रोकोट चंद्रगुप्त मौर्य के लिए आया है, जो कई बार अपने बीपीएससी में या विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि किसने यह पहचान किया कि मेगास्थनीज के विवरण में जो पोलीबोथरा शब्द आया है यह पाटलिपुत्र के लिए आया है और सेंड्रोकोट शब्द जो आया है यह चंद्रगुप्त मौर्य के लिए आया है। तो निश्चित रूप से यह जो शोध अध्ययन है यह विलियम जोन्स साहब का है और इसी में इसकी पहचान की गई है। तो इसने पाटलिपुत्र के संदर्भ में और राजप्रासाद की बात करें सबसे पहले पाटलिपुत्र के संदर्भ में, और पाटलिपुत्र के बारे में इसने कहा कि पाटलिपुत्र एक विशाल नगर था। पाटलिपुत्र एक विशाल नगर था, यह गंगा और सोन के संगम पर स्थित था। गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित था। पाटलिपुत्र नगर की लंबाई चौड़ाई का भी इसने उल्लेख किया है और इसके अनुसार इसकी लंबाई पाटलिपुत्र नगर की लंबाई 9 मील और चौड़ाई 1.5 मील थी और यह चारों ओर लकड़ी के दीवार से घिरा था जिसमें 64 फाटक लगे हुए थे। इसका उल्लेख चाणक्य ने भी यानी कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में किया है पाटलिपुत्र नगर के दुर्ग के बारे में। तो जगह जगह तो विशाल नगर था
गंगा और सूर्य के संगम पर स्थित था। समांतर चतुर्भुजाकार इसकी आकृति जो थी यह समांतर चतुर्भुजाकार थी। इसकी लंबाई 9 मील और चौड़ाई 1.5 मील थी। यह लकड़ी से घिरा हुआ था जिसमें 64 फाटक लगे हुए थे और सुरक्षा की दृष्टि से दीवार के बाहर बड़ी बड़ी गहरी गहरी खाई बनाई गई थी ताकि कोई आक्रमण जल्दी नहीं कर सके। इसके बाद इसने राजप्रासाद का भी विवरण दिया है, यानी राजभवन का भी विवरण दिया है। और राजभवन के संदर्भ में इसने कहा है कि राजप्रासाद काष्ठ निर्मित था जो जलाशयों से घिरा हुआ था। एक्चुअली क्या है कि राजप्रासाद के चारों ओर गड्ढा खोद दिया गया था और उसमें जल भर दिया गया था ताकि कोई अटैक नहीं कर सके, कोई प्रवेश नहीं कर सके। इसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह सुरक्षा घेरा था राजप्रासाद का। और इसने यह भी कहा है कि यह आधुनिक पटना के कुम्भरार ग्राम में स्थित था। इसकी पहचान की गई है। जिस राजप्रासाद का उसने विवरण दिया है इसकी पहचान जो कुम्भरार है पाटलिपुत्र में, वहीं पर यह राजप्रासाद था। आज भी इसके अवशेष उपलब्ध हैं। अशोक के स्तंभ भी यहाँ उपलब्ध हैं। तो यह जो राजप्रासाद जिसका विवरण मेगास्थनी ने दिया है यह आपको आधुनिक पटना के कुम्भरार ग्राम में स्थित था। और मेगास्थनीज ने विवरण दिया है जो बड़ा यूनिक है और बड़ा प्रतिष्ठित विवरण है पाटलिपुत्र के लिए। इसने कहा है कि ईरान की राजधानी स्थित राजप्रासादों से भी यह अधिक समृद्ध था। ईरान में जो राजप्रासाद थे, राजभवन थे, उसकी तुलना में यह काफी समृद्ध था पाटलिपुत्र का जो हमारा राजप्रासाद था। तो इसने अपने इंडिका में पाटलिपुत्र तथा राजप्रासाद के बारे में जितने भी विवरण दिए हैं, जितने में हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा वो सभी विवरण इतने ही में आपके आ जाएंगे, सभी प्रश्न इतने ही में आपके बनेंगे। इसके बाद मेगास्थनीज ने राजा के बारे में भी विस्तृत विवरण दिया है। एक्चुअली मेगास्थनीज ने भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में, पाटलिपुत्र के बारे में, राजप्रासाद के बारे में, राजा के बारे में, मौर्य प्रशासन में मौर्यों की सेना के बारे में, नगरीय प्रशासन के बारे में, मौर्यकालीन समाज के बारे में, सभी के बारे में विस्तृत विवरण दिया है जो हमारे बिहार के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। तो आज हम लोग अभी भौगोलिक स्थिति, पाटलिपुत्र तथा राजप्रासाद और राजा के बारे में पढ़ते हैं। और देश जैसे ये जैसे समाज, भारतीय समाज, मौर्य प्रशासन, मौर्यों की सेना, इस सब के संदर्भ में अगली वीडियो में जस्ट इसके एपिसोड 2 में वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि डिटेल्स में समझना पड़ेगा तभी बिहार का इतिहास हमारा कंप्लीट होगा। बिहार के विद्यार्थियों के लिए इसका डिटेल्स चाहिए। और इसने जो राजा के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकांश समय राजकाज में व्यतीत होता था। और सबसे बड़ी बात है कि यह जन कल्याण की भावना से अधिक प्रेरित था, निश्चित रूप से, क्योंकि मौर्य प्रशासन की पूरी रूपरेखा कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित थी। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा का प्रथम दायित्व जनता का कल्याण ही बताया गया है। तो निश्चित रूप से चंद्रगुप्त मौर्य एक कल्याणकारी राजा था और यह कल्याण की भावना से प्रेरित था। हालांकि यह अपने शत्रु से काफी सावधान भी रहता था, इसीलिए कि जब निश्चित रूप से काफी आगे बढ़ चुका था और इसके आगे बढ़ जाने के कारण इसके शत्रु भी काफी थे। कहा जाता है कि जब यह भोजन करता था तो सीधे भोजन आता था, बल्कि शाही पाकशाला से तो ये सीधे भोजन नहीं कर लेता था, बल्कि उसकी जांच कोई दूसरा खा करके जांच करता था कि कहीं जहर तो नहीं मिला हुआ है। और जब वो खा के संतुष्ट हो जाता था तभी चंद्रगुप्त मौर्य खाता था। यह एक कमरा में लगातार नहीं सोता था, ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से। यह अपने शत्रुओं से काफी सजग रहता था, जन कल्याण की भावना से प्रभावित था। और इसके अंगरक्षक में मुख्य रूप से स्त्रियां ही हुआ करती थी। स्त्री अंगरक्षकों की संख्या काफी थी और इसमें गुप्तचरों की
स्पाई की एक बड़ी फौज तैयार कर रखी थी, जो पल पल की सूचना इसको पहुंचाते थे। स्वाभाविक सी बात है कि प्रशासन तभी कुशल होगा जब राजा को प्रशासन के पल पल की खबर हो और राजा उसको सुधारने के लिए तत्पर भी हो। तो मौर्य प्रशासन, मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य जो था, यह गुप्तचरों की एक बड़ी फौज तैयार करके रखता था। इसके अंगरक्षक में ज़्यादा स्त्रियां थीं और जैसा कि मेगास्थनीज लिखता है कि राजा सुंदर मसलिन का वस्त्र पहनता था, मसलिन का वस्त्र पहनता था, जिसके ऊपर सोना और चांदी की कढ़ाई की जाती थी। और शिकार के दौरान सम्राट द्वारा हाथियों का अधिक प्रयोग किया जाता था, या विशेष रूप से प्रयोग किया जाता था शिकार के दौरान हाथियों का, जैसा कि मेगास्थनीज ने विवरण दिया है। इसके बाद इसके भवन का जब विवरण दिया राजप्रासाद का, इसमें एक बात यह भी लिखा है मेगास्थनीज, इसके भवन सूसा और एकबटाना, ध्यान रखें, सूसा और एकबटाना यूनान के नगर थे जहाँ का यह रहने वाला था। इसने सूसा और इसका जो भवन था राजप्रासाद, यह सूसा और एकबटाना से भी अधिक अच्छा था। बावजूद इसके चंद्रगुप्त मौर्य विलास प्रिय नहीं था। कोई भी राजा अगर विलास प्रिय हो, उसकी ख्याति हो नहीं सकती, उसकी प्रसिद्धि हो नहीं सकती। तो सारे ऐसो आराम थे इसके पास, बावजूद इसके मेगास्थनीज के विवरण के अनुसार राजा विलास प्रिय नहीं था, बल्कि कठोर परिश्रमी था। और निश्चित रूप से यह चंद्रगुप्त चाणक्य का शिष्य था, और चाणक्य ने इसको पूरी तरह से तराश दिया था, एक कुशल राजा और एक कुशल प्रशासक बना दिया था। इसीलिए मौर्य प्रशासन भारत का पहला सुगठित प्रशासन था और कल्याणकारी प्रशासन था। सारी सुख सुविधाओं के बावजूद एक विदेशी ने इस बात को लिखा है कि राजा विलास प्रिय नहीं था, बल्कि कठोर परिश्रमी था, और राजा शिकार के अलावे अन्य 3 अवसर पर ही राजमहल से बाहर आता था। और ये अवसर थे युद्ध, यज्ञानुष्ठान और न्याय। और राजा काफी न्यायप्रिय था। कहा जाता था, लिखा है मेगास्थनीज, कि राजा जब व्यक्तिगत कार्य में भी संलग्न होता था, तब भी अगर कोई फरियादी आ जाता था तो राजा उसका न्याय करता था तुरंत। तो हम लोग भारत के इतिहास में सबसे न्यायप्रिय राजा के रूप में जहांगीर बादशाह को लेते हैं, लेकिन ध्यान रखें चंद्रगुप्त मौर्य भी कम न्यायप्रिय नहीं था। मेगास्थनीज लिखता है कि राजा जब तेल का मालिश करवा रहा होता था, ये उसका व्यक्तिगत जीवन था, उस समय भी अगर कोई फरियादी आता था तो राजा तत्परता से न्याय करता था। ऐसा नहीं है कि केवल जहांगीर बादशाह ही हमारे भारत के इतिहास में न्यायप्रिय राजा हुए। हाँ, ये अलग बात है कि सबसे न्यायप्रिय बादशाह के रूप में, राजा के रूप में उसकी पहचान है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य भी काफी न्यायप्रिय हुआ करता था। और यह शिकार के अलावे अन्य 3 ही अवसर पर राजमहल से बाहर आता था, युद्ध, यज्ञानुष्ठान और न्याय। और राजा की वर्षगांठ, जैसा कि मेगास्थनीज लिखता है कि राजा की वर्षगांठ बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी, और इस अवसर पर विशेष समारोह का आयोजन भी किया जाता था। तो मेगास्थनीज ने मौर्य प्रशासन, मौर्यकालीन समाज, मौर्य काल में राजा, खासकर चंद्रगुप्त मौर्य, पाटलिपुत्र नगर, राजप्रासाद, इस सब का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने मेगास्थनीज का परिचय, भारत की जो उसने जो अपने इंडिका में भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में लिखा है, पाटलिपुत्र तथा राजप्रासाद के बारे में लिखा है, और राजा के बारे में लिखा है, इसका विवरण हम लोगों ने, इसकी चर्चा हम लोगों ने की, जो हर दृष्टिकोण से आपके लिए उपयोगी है। फिर अगले वीडियो में हम लोग मेगास्थनीज ने जो मौर्यकालीन समाज, मौर्यकालीन प्रशासन, मौर्य काल में स्त्रियों की दशा, मौर्यकालीन सेना, और फिर कुछ अन्य बातों की जो चर्चा की है, एक वीडियो में और उन सब चीज़ की हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोनों वीडियो मिला करके हमारा इतना मटेरियल तैयार हो जाएगा कि हम लॉन्ग में भी देख सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी डिटेल्स में बना सकते हैं। तो निश्चित रूप से मेरा विश्वास है
कि बीपीएससी विद्यापीठ की तरफ से बिहार के इतिहास से संबंधित प्रस्तुत ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, आपको उपयोगी लगा होगा। और अगर आपको उपयोगी लगे तो आप जैसा कि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। पुनः इसी प्रकार की सामग्री को लेकर विद्यापीठ आपके समक्ष उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।